भारत सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा कल की और उसके बाद से ही बिहार की राजनीति में एक तूफान मचा हुआ है। हर पार्टी उसका श्रेय लेने के लिए जोर तोड़ से प्रयास कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि इसे समाजवादियों की जीत के रूप में लेना चाहिए। समाजवादियों को एक सम्मान दिया गया है। कल इसी क्रम में भाषण देते हुए उन्होंने परिवारवाद को भी लपेटा और तब उन्हें शायद उनके दिमाग में नहीं था कि उनको लगा होगा कि वो अभी भी एनडीए में है तभी तो, क्योंकि जिस परिवारवाद को कोस रहे थे वो उसी परिवारवाद के एक प्रतिनिधि पात्र तेजस्वी यादव के साथ वो चुनाव गठबंधन में है और सब बिहार की सरकार चला रहे हैं। उधर केंद्र में जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें जितनी पार्टियां हैं, कोई एक भी पार्टी ऐसा नहीं है जो परिवारवाद से अछूता हो, वामपंथी पार्टियों के अलावा। तो जितनी पार्टियां सब परिवारवाद के ही परिणाम है। लेकिन उन्हें शायद थोड़ा सा एज का, उम्र का प्रभाव होगा, भूल गए होंगे और इसलिए उन्होंने परिवारवाद पर खूब व्यंग कसा। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने सिर्फ लोगों का भला सोचा, उन्होंने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। वो एक ईमानदार राजनेता थे। अब तेजस्वी यादव भी इसमें पीछे क्यों रहते? उन्होंने कहा कि शताब्दी समारोह में जब वो गए थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। अब मेरा प्रश्न है, आप नरेंद्र मोदी से आप अनुरोध कर दिए और आपके अनुरोध को मान करके उन्होंने भारत रत्न दे दिया। भाई लालू यादव इतना दिन तो कांग्रेस के समर्थन में सरकार चलाते रहे, मंत्री भी बने रहे, आपने कांग्रेस से क्यों नहीं दिलवाया? अगर आपके सपना देखने से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिल जाना होता तो कांग्रेस भी दे देती। ये इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को जाता है। शुरू से भारतीय जनता पार्टी पर एक आरोप लगता रहा है कि वो ब्राह्मण बनियों की पार्टी है, बाद में उसे सवर्णों की पार्टी कहा गया। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग और हर क्षेत्र में अपना विस्तार कर चुकी है। नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को जो जन स्तर तक पहुंचाया है, उसे 5 स्टार होटल और जो अपर क्लास के लोग थे वहां से उसको निकाल कर सर्वसाधारण तक जो लाया है वो काबिल तारीफ है, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। क्योंकि अब बिना चप्पल के पहने लोग को भी, एक गरीब लोगों को भी अगर वो अच्छे काम किए तो उन्हें पद्म पुरस्कार दिया जाने लगा है। जिनकी कल तक कोई पहचान नहीं थी, जिन्हें कोई जानता नहीं था, वैसे वैसे लोगों को भी पद्म पुरस्कार मिलने लगा है। पिछले दिनों एक मुस्लिम कलाकार को भी ऐसा ही मिला जिसको उम्मीद ही नहीं थी कांग्रेस के शासन में, जिन्हें हर मुसलमान वोट देता है। उन्होंने कई बार अप्लाई किया लेकिन उन्हें पद्म पुरस्कार नहीं मिला। पुरस्कार मिला तो नरेंद्र मोदी को, क्योंकि उनकी कला में दम था। तो जो भी अच्छे काम कर रहे हैं उन्हें नरेंद्र मोदी की सरकार सम्मानित कर रही है। जहाँ तक कर्पूरी ठाकुर की बात है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि वो पूर्णतः एक समाजवादी नेता थे, एक ईमानदार नेता थे। उन पर कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। उनकी ईमानदारी की किस्से बिहार में प्रचलित है। कहा जाता है कि एक ऐसा भी समय था जब उन्हें विदेश जाना था और उनके पास कोट नहीं था, तो उन्होंने अपने किसी दोस्त से जब कोट मांगा तो उनके दोस्त ने दिया, लेकिन वो कोट भी फटी हुई थी और वो फटी हुई कोट पहन के ही वो विदेश गए। वैसे ही उनके जो अभी शिष्य बनते हैं लालू यादव, और जिनके सुपुत्र कहते हैं कि मेरे कहने से नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न दिया, वहीं लालू यादव से एक बार जब कर्पूरी ठाकुर ने उनकी गाड़ी मांगी थी तो लालू यादव ने कर्पूरी ठाकुर को अपनी गाड़ी देने से इनकार कर दिया था। ये बहाना बना दिया था कि गाड़ी में डीजल नहीं है। तो ऐसे लोग भी हैं जो कर्पूरी ठाकुर को बेइज्जत करते रहे। लेकिन आज के समय में जब उन्हें भारत रत्न की उपाधि नरेंद्र मोदी की सरकार ने दी है तो हर पार्टी उसका श्रेय लेना चाहती है। कल भी एक मिलर ग्राउंड में जो आयोजन हो रहा था उसमें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं में जो झड़प मची, वो भी एक सराहनीय तो नहीं है, लेकिन एक ये कर्पूरी ठाकुर के उपलक्ष्य में जो समारोह किए जा रहे हैं
और चुनावी साल है तो इसमें स्वाभाविक रूप से हर पार्टी आगे दिखना चाहती है, तो इसी का एक नतीजा था। लेकिन सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने जब अपना विजन बनाते हैं तो हर ढंग से उसको आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले 2 दिन पहले तक चर्चा चल रही थी कि नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन करके सारे इन हिंदुओं को यूनाइट कर दिया। उन्होंने एक ऐसी राजनीति की जिससे राम मंदिर के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं। लेकिन उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि भाई नरेंद्र मोदी की सरकार ने धरातल पर भी काम किया है। लोगों को जो गरीब थे उन्हें आयुष्मान कार्ड के मार्फत 5 लाख तक का उपचार फ्री किया है। लोगों को गैस के चूल्हे मिले हैं। लोगों को घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपये मिले हैं। सड़कें बनी हैं। तो क्या वो जो उनके जो लाभार्थी हैं जिनको घर मिला है, शौचालय मिला है, जिनको किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपये साल के मिल रहे हैं, तो ये पैसे लेने वाले जिन्हें फायदा पहुंच रहा है, जो आर्थिक लाभ ले रहे हैं, जो इसके लाभार्थी हैं, क्या वो नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देंगे? तो अगर देखा जाए तो एक ऐसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बन गई है जो काम भी करती है और इसके अलावा सांस्कृतिक उत्थान की बात भी करती है, राष्ट्रवाद की बात भी करती है। बहुत सारे लोगों को लगता था मंदिर बनने से क्या हो जाएगा। भाई अभी आज तीसरा दिन है, 2 दिन में 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने दर्शन कर लिए और आज भी सुबह से जो खबर आ रही है कि पूरा अयोध्या की सड़कें भरी हुई है। तो इतने लोग वहाँ पर आ रहे हैं तो इससे क्या इकोनॉमी गतिशील नहीं हो रही है? इससे इकोनॉमी को फायदा नहीं पहुँच रहा है। अभी कल शाम में जो एक रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया तीन जगह का रिपोर्ट है, प्रयागराज, बनारस और अयोध्या। लोगों का मानना है कि तीनों जगह को मिलाकर कम से कम मिनिमम 30 करोड़ लोग 2024 में इन तीनों जगहों पर घूमने आने वाले हैं। ये अलग बात है कि आपको बहुत सारे ऐसे विश्लेषक मिल जाएंगे जो अब कहेंगे कि नहीं, तीर्थयात्री अलग हैं और पर्यटक अलग हैं। भाई चाहे आप तीर्थाटन कीजिए या मेडिकल टूरिज्म पर जाइए या टूरिज्म पर जाइए या घूमने जाइए, घूमने तो जाएंगे। जिस भी बहाना से अगर आप अयोध्या आते हैं, अगर आप काशी जाते हैं, आप प्रयाग जाते हैं, तो आपको वहाँ पर कुछ खर्च करना पड़ेगा और इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। अभी एक डाटा आया था कि 2017 में काशी विश्वनाथ में पर्यटकों की संख्या 60 लाख थी। साल में 60 लाख पर्यटक आते थे काशी विश्वनाथ में, जो काशी सदियों पुरानी है, हर हिंदू की उसमें आस्था है। फिर भी 2017 तक वहाँ पे साल के 60 लाख लोग आते थे और 2023 में 8.4 करोड़ लोग आए। अब सोचिए 60 लाख और 8.5 करोड़ लगभग कितना का अंतर आया है। तो इस ढंग से पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, तो उसका लाभ भी नरेंद्र मोदी को मिलेगा, लाभार्थियों का लाभ भी मिलेगा और सोशल इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं उसका फायदा भी नरेंद्र मोदी को मिलना तय है। क्योंकि जो नाई समाज है, नाई समाज तो कर्पूरी ठाकुर को वोट देगा ही, उसके अलावा जो अति पिछड़े हैं वो भी नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। इसलिए क्योंकि उन्हें वंचित क्लास के लोगों में से बहुत सारे लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया है। अभी जब नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी, उसमें जो उप मुख्यमंत्री बनी थी वो महिला भी थी और एक अति वंचित क्लास से आने वाली, नोनिया समाज से आने वाली रेणु देवी को नरेंद्र मोदी ने उप मुख्यमंत्री बनाया। वैसे ही अभी विधान परिषद में जो विपक्ष के नेता हैं वो निषाद समुदाय से आते हैं। तो इस ढंग से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कुशवाहा समाज से आते हैं। तो पिछड़े जाति हो या अति पिछड़े जाति हो, सबका वो सम्मान कर रहे हैं। तो एक तरफ तो हर जाति का प्रतिनिधित्व हो रहा है। मोहन यादव को उन्होंने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बना दिया, ब्राह्मणों की का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजस्थान में उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। योगी आदित्यनाथ है तो योगी, लेकिन जो उन्हें जातियों में बांधना चाहते हैं वो बोल सकते हैं कि ठाकुर समाज से आते हैं। हालांकि योगी का कोई जाति नहीं होता, फिर भी लोग अगर मानते हैं, मान भी लिया जाए तो हर जाति का प्रतिनिधित्व हो रहा है। तो एक ढंग से सोशल इंजीनियरिंग है, दूसरी तरफ से नरेंद्र मोदी का काम है, तीसरी तरफ से उनका लाभार्थियों का एक बहुत बड़ी संख्या है। तो इन सब को अगर जोड़ दिया जाए तो फिर नरेंद्र मोदी का एकमात्र कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना अगर किसी को बर्मास्त लगता है तो कम से कम मैं उनके इस दावे से सहमत नहीं हूँ।
नरेंद्र मोदी हर वो काम कर रही है जो देश के हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोगों को फायदा पहुंचे। वो सांस्कृतिक उत्थान की बात भी करते हैं, देश को मजबूत करने की भी बात करते हैं। छुट्टी, दीपावली की छुट्टी होती है, हम घर में दीपावली मनाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सीमा पर जाकर सेनाओं के साथ अपना समय बिताते हैं। उन्हें लक्षद्वीप को भी टूरिज्म के लिए प्रमोट करना है तो खुद जाके वहाँ पर सिर्फ एक तस्वीर क्या खिंचा लेते हैं, दुनिया भर में उसका खबर बन जाती है और लक्षद्वीप में अचानक से टूरिस्टों की बाढ़ आ जाती है। तो इस ढंग से हर मोर्चे पर नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं और उनका इसका अगर फायदा मिलता है भारतीय जनता पार्टी को तो मुझे नहीं लगता किसी को आश्चर्य होना चाहिए। अब दूसरी तरफ आप देख लीजिए, उनके विपक्ष में कौन है? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन जिसकी एक महत्वपूर्ण सदस्य तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी ने कल ही घोषणा कर दिया कि पश्चिम बंगाल में सभी सीटों पर लड़ेगी। इधर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब में घोषणा कर दिया कि पंजाब की 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। तो भाई समझौता होगा कहाँ पे? अखिलेश यादव ने पहले ही लोकदल के साथ उन्होंने अपनी सीटों का समझौता करके और उसकी घोषणा भी कर दी है। तो इस ढंग से इंडिया गठबंधन अभी सीटों की उलझन में फंसा हुआ है। वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कौन कहाँ पे कितनी सीटें लड़ेगा, जबकि नरेंद्र मोदी अपने विजन में क्लियर है, वो काम कर रहे हैं और उनका काम लोगों को दिख रहा है। तो ऐसे निश्चित एक विजनरी लीडरशिप को छोड़ करके ये ऐसे इनडिसाइसिव लोगों को वोट मिलेगा, इसमें मुझे तो संदेह है। मुझे नहीं लगता है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को किसी से कहीं कोई खतरा है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे जो इनके रणनीतिकार है, इनके जो सर्वे सर्वा हैं, ये लोग इतना पर ही नहीं मानने वाले हैं। ये काम भी करते हैं और जनता के सेंटीमेंट को भी समझते हैं। तो दोनों को कैश करते हैं। राम मंदिर से इनको फायदा होगा, इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ ही ये जो सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसका भी फायदा इन्हें मिलेगा। लोगों को धरातल में जो फायदा मिल रहा है, जब हम सड़क पर चलते हैं तो इनका विकास दिखाई देता है। 24 घंटे बिजली अगर भारत में आज हर गांव में भी उपलब्ध है तो ये नरेंद्र मोदी की देन है। अगर आपको सस्ते डाटा मिल रहे हैं, नेट चलाने को मिल रहा है, तो ये मोदी सरकार की देन है। तो ऐसे हजारों ऐसे काम हैं जिनका लिस्ट बनाया जा सकता है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए सिर्फ कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे देना अगर किसी को बर्दाश्त लगता है तो मैं उनके इस दावे से कतई सहमत नहीं। धन्यवाद।